हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैसर और आप देख रहे हैं फिल्मी नाइट टुडे माइन। दोस्तों, ये स्टोरी एक यूएस सोल्जर की है जिसमें कभी ना हार मानने वाली हिम्मत है और इसमें दिखाया गया है कैसे वो 62 घंटे तक एक रेगिस्तान में बिना एक कदम हिलाए, बिना पानी के और बिना खाने के खड़ा रहा, क्योंकि अगर उसने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो माइन फट जाता। मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है साउथ अफ्रीका का रेगिस्तान, जहाँ पर 2 यूएस मरीन के सोल्जर माइक और टॉमी अपने खतरनाक टारगेट सईद आसिफ के आने का इंतजार कर रहे होते हैं। दरअसल यूएस मरीन को ये खबर मिली होती है कि सईद आसिफ अपने बेटे की शादी रेगिस्तान में छुप के करने वाला है। फिर वहीं हम देखते हैं सईद आसिफ अपने खतरनाक साथियों के साथ वहां आ रहा होता है और दूसरी जगह उसका बेटा भी अपनी फैमिली के साथ आ जाता है और ये सब कुछ माइक और टॉमी भी देख रहे होते हैं। माइक सईद आसिफ को निशाने पर लेने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दुल्हन को देखकर। वो गन ऊपर कर लेता है। टॉमी बोलता है टारगेट को फोकस करो। माइक फिर दोबारा फोकस करता है, लेकिन अब इस बार उसका बेटा उसके निशाने के बीच में आ रहा होता है। टॉमी उससे बोलता है फायर करो, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता। वो किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता था। माइक बंदूक हटा लेता है और तभी उसके गन पर लगी दूरबीन के शीशे से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट होती है और वहाँ सईद आसिफ के साथी देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं वहाँ कोई है और वो रिफ्लेक्शन वाली जगह पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और जवाब में माइक और टॉमी भी उन पर फायरिंग करते हैं। फिर ये दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा हैं और ये दोनों यहाँ रहकर इनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। फिर जब वो एक चोटी से छलांग लगाते हैं तो टॉमी के हाथ पे बना नेविगेटर टूट जाता है। फिर वो वहाँ एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं और उसी दौरान उस जगह पर एक रेत का बड़ा तूफान आ रहा होता है। उनका एक आदमी उस तूफान को देख लेता है और अपने लोगों को वहां से जल्दी निकलने का बोलता है और इस तरह इनकी जान बच जाती है। लेकिन अभी सामने रेत का तूफान मौजूद होता है और वो लोग उस तूफान में बुरी तरह फंस जाते हैं। फिर टॉमी अपने कैंप पर रेडियो से बात करता है और उन्हें सारी सिचुएशन बताता है। उनका कैप्टन उनसे बोलता है तुम ईस्ट की तरफ जाओ, वहां से 56 माइल पर एक गाँव है, हम वहाँ मदद भेज रहे हैं। और कुछ देर बाद तूफान खत्म हो जाता है और ये दोनों ईस्ट की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं और अब इन्हें गाँव तक पहुँचने में तकरीबन 5 या 6 घंटे लगेंगे। काफी दूर चलने के बाद दूरबीन से ये देखते हैं 2 लोगों को जो शायद उसी के गांव के होते हैं। फिर वो उसी की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। फिर एक टीन का टुकड़ा हवा से उड़ता हुआ माइक के जूतों के पास आकर गिरता है। माइक उसे उठाता है और उस पर देखता है लिखा होता है खतरा। माइक टॉमी को वो दिखाता है पर टॉमी बोलता है हो सकता है ये गाँव वालों की कोई चाल हो ताकि कोई वहाँ जा न सके। वो बोलता है हमें चलते रहना चाहिए, लेकिन माइक उसे बोलता है यहाँ पिछले 40 साल में 8000 से भी ज्यादा जंग हुई है और यहाँ 3 मिलियन से भी ज्यादा माइन रेत में दबाए गए थे। टॉमी बोलता है हमें वहाँ जाना ही होगा क्योंकि हम पीछे नहीं जा सकते, हमारे पास पानी भी नहीं है और कैंप से मदद भी गांव में ही आएगी। फिर माइक उसकी बात मान लेता है और यहाँ से आगे चलना शुरू हो जाते हैं। काफी दूर चलने के बाद ये पानी पीने के लिए रुकते हैं और माइक को जमीन पर एक टॉय आर्म दिखता है। वो उसे उठा लेता है और अपनी जेब में रख लेता है, लेकिन माइक अभी भी टेंशन में होता है। उसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। टॉमी जो कि माइक का एक अच्छा दोस्त है वो उसे मोटिवेट करता है आगे चलने के लिए और उसके दिमाग में जो माइंड वाली बात होती है उसको दूर करने के लिए वो उससे थोड़ा आगे चलता है ताकि माइक रिलैक्स फील करे। और तभी उसका पैर एक माइन पे फंस जाता है और उसके दोनों पैर ब्लास्ट से उड़ जाते हैं। माइक ये देख रहा होता है और जैसे ही वो टॉमी की तरफ बढ़ता है उसका पैर भी माइन पे फंस जाता है और उसे आवाज आती है क्लिक की और वो वहीं रुक जाता है और वो समझ जाता है अगर उसने वहां से अपना पैर हटाया तो उसका हाल भी टॉमी जैसा होगा। फिर वो देखता है टॉमी जोर जोर से दर्द की वजह से चिल्ला रहा होता है। माइक टॉमी को बताता है मेरे पैर के नीचे माइन क्लिक हो गया है, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। माइक उसे हौसला देता है। वो बोलता है हिम्मत करो, तुम रेडियो उठाओ और कैंप पर रिपोर्ट करो। लेकिन टॉमी को बहुत दर्द हो रहा होता है। फिर माइक बोलता है तुम्हारी जेब में पेन किलर के वो निकालो और जल्दी से खुद को इंजेक्ट करो, उससे तुम्हारा दर्द कुछ कम हो जाएगा। टॉमी उस इंजेक्शन को लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत दर्द हो रहा होता है जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पा रहा होता। या माइक बोलता है सब ठीक हो जाएगा, हम गाँव पहुँच जाएंगे, तुम कोशिश करो। फिर टॉमी इंजेक्शन लगा लेता है और रेडियो को अपनी तरफ खींचता है, कैंप पर बात करने के लिए कोशिश करता है लेकिन उसकी बात ठीक तरह से नहीं हो पा रही होती। माइक बोलता है मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, तुम हिम्मत रखो, लेकिन टॉमी उसे ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है तुम्हें जिंदा रहना होगा और अपनी गन निकाल कर खुद को शूट कर लेता है। माइक बहुत रोता है क्योंकि टॉमी उसका बहुत अच्छा दोस्त था और उसके सामने मर गया है, वो कुछ नहीं कर सका और वो खुद को रिलैक्स करता है और एक चाकू से माइन की मौजूदगी को कंफर्म करता है। और जब कंफर्म हो जाता है कि माइन उसके पैर के नीचे है तो फिर वो अपने जूते के लेस और बंदूक की बेल्ट के साथ अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी को बांध कर रेडियो वाला बैग अपनी तरफ खींचता है। काफी बार ट्राई करने के बाद वो बैग खींच लेता है, लेकिन जब वो रेडियो को ऑन करता है तो उसकी बैटरी चार्ज नहीं होती और बैटरी वाला बैग उसके दोस्त टॉमी की कमर पर लगा होता है। फिर उसे वही एक सोलर चार्जर दिखता है। वो रेडियो को उस सोलर चार्जर से कनेक्ट कर देता है और बैटरी चार्ज होने का वेट करता है। फिर वो चेक करता है उसके पास क्या क्या सामान मौजूद है। वो सारा सामान निकाल के बाहर रख देता है और अब रेडियो की बैटरी भी चार्ज हो चुकी होती है। फिर वो अपने कैंप पे कांटेक्ट करता है और उसका कांटेक्ट हो जाता है और वो अपनी तमाम सूरत हाल उन्हें बताता है। लेकिन वो पूछते हैं मिशन का क्या हुआ। माइक बोलता है वो फेल हो गया है। फिर उनका मैनेजर बोलता है अपनी लोकेशन बताओ। माइक बोलता है मेरा नेविगेटर टूट गया है। फिर
माइक उन्हें बताता है कि मिशन वाली जगह से हम ईस्ट की तरफ 4 घंटे चले। मेजर बोलता है तुम 2 घंटे और चलो, गाँव पहुँच जाओगे। माइक बोलता है मैंने बताया है, मैं एक कदम भी आगे नहीं रख सकता, मेरे पैर के नीचे माइन है। मेजर बोलते हैं वहाँ पर रेत के तूफान आ रहे हैं, हम हेलीकॉप्टर नहीं भेज सकते, जमीनी मदद के लिए तुम्हें 52 घंटे वेट करना होगा। माइक बोलता है ये बहुत लंबा टाइम है, मदद जल्दी भेजो। माइक मेजर से बात कर ही रहा होता है और सिग्नल खराब हो जाते हैं और उसका कॉन्टेक्ट टूट जाता है। वो अपनी घड़ी को 52 घंटे के टाइम के साथ सेट करता है और मदद आने का वेट करता है। वो देखता है उसके पास थोड़ा सा खाना और थोड़ा सा ही पानी है। तभी वो सामने देखता है रेत का तूफान आ रहा होता है। वो जल्दी से अपना सामान बैग में रखता है और मुंह पर कपड़ा बांधकर खुद को बंदूक और चाकू की मदद से एक स्टैंड की तरह फंसा लेता है। फिर वो तूफान गुजर जाता है। वहीं वो देखता है टॉमी की बॉडी हवा से उसके पास आ गई है। वो उसकी जेब से बैटरी निकालता है रेडियो में डालने के लिए, लेकिन तभी वो देखता है उसका रेडियो वाला बैग हवा से दूर चला गया है, जिस पर वो बहुत हंसता है। अब यहाँ से 9 घंटे हो गए हैं और उसका पानी भी खत्म हो गया है। वो फ्रस्ट्रेट हो गया है। फिर माइक अपनी गन निकालकर हेल्प के लिए फायर करता है और जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आता। फिर वो अपनी गन सर पर रख लेता है खुद को मारने के लिए। तभी वो देखता है सामने एक आदमी जा रहा है। वो उसकी तरफ गन करके उसे अपने पास बुलाता है। दरअसल वो आदमी उसी के पास जिग-जैग पोजीशन में आ रहा होता है। वो आदमी पूछता है तुम यहाँ क्यों खड़े हो? यहाँ माइक उसे बताता है मेरा पैर माइन पर आ गया है, मैं हिल नहीं सकता, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, मुझे थोड़ा सा पानी और ये रेडियो उठाकर दे दो। वो बोलता है तुम खुद क्यों नहीं उठाते? माइक बोलता है तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मेरे उल्टे पैर के नीचे एक माइन आ गया है, अगर मैंने पैर हटाया तो वो फट जाएगा। वो मजाक समझ रहा होता है। वो बोलता है क्या सच में फट जाएगा? माइक बोलता है तुम मजाक समझ रहे हो, ये मेरे दोस्त की डेड बॉडी तुम्हें नजर नहीं आ रही क्या? वो फिर बोलता है ठीक है तुम्हारा दोस्त माइन फटने से मर गया है, लेकिन तुम अपना कदम आगे बढ़ाओ। माइक बोलता है नहीं, अगर मैंने ऐसा करा तो मैं भी मर जाऊंगा। फिर वो जिग-जैग चलता हुआ उसके पास आता है और उसके पानी की बोतल लेता है। माइक बोलता है मुझे रेडियो उठा दो। वो उसे फनी सा जवाब देता है रेडियो काम नहीं करेगा, यहाँ कोई म्यूजिक नहीं है और ना ही कोई टैक्सी है। ये बोलकर वो चला जाता है। माइक उसे रोकता है, उससे पूछता है तुम जिग-जैग जा रहे हो, तुम्हें पता है माइन कहाँ है? वो बोलता है तुम्हें अपना अगला कदम उठाना चाहिए। वो चला जाता है। फिर काफी टाइम गुजर जाता है और उसे शदीद प्यास लग रही होती है। तभी एक छोटी सी बच्ची जिग-जैग दौड़ती हुई उसके पास आ रही होती है। माइक उसे देख कर खुश हो जाता है और उसे पानी की बोतल ले लेता है। फिर उसे थैंक्स बोलता है। फिर वो लड़की उसे टॉय आर्म दिखाती है। फिर माइक भी उसे अपने पॉकेट से वही टॉय आर्म निकाल के दे देता है। फिर उस छोटी लड़की से बोलता है मुझे वो रेडियो वाला बैग उठाकर दे दो, लेकिन वो नहीं सुनती। माइक उसे गुस्से से बोलता है वो बैग मुझे उठाकर दे दो, लेकिन वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। वो उसे रोकता है लेकिन वो नहीं सुनती। और अब माइक को यहाँ 14 घंटे हो चुके हैं। फिर वो टाइम पास करने के लिए अपना आईपॉड निकालता है और म्यूजिक सुनने लगता है। और अब रात भी होने वाली है। फिर वो आग जलाता है और अब रात काफी हो चुकी होती है और वो काफी थक भी चुका है। फिर उसे कुछ जंगली भेड़ियों की आवाजें आती हैं। वो देखता है वहाँ कोई नहीं होता। फिर वो मोबाइल निकालता है और अपनी मोबाइल पर अपनी वाइफ की पिक्चर को वो देखता है उसकी वाइफ ने उसके मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड की होती है माइक के लिए, जिसमें वो बोलती है तुम एक अच्छे इंसान हो, एक अच्छे सोल्जर हो, बस तुम अपना मिशन खत्म करके जल्दी वापस आ जाओ, वरना मैं किसी बुरे इंसान से शादी कर लूंगी, आई लव यू। ये सुनने के बाद माइक के दिल में एक उम्मीद जागती है यहाँ से खुद को बाहर निकालने के लिए। फिर वो मोबाइल को जेब में रख लेता है। काफी टाइम गुजर जाता है और माइक को यहाँ पे 20 घंटे हो गए हैं। फिर हम देखते हैं आग बुझ चुकी है और अचानक एक आदमी जोर से माइक के मुंह पर मुक्का मारता है। वो हड़बड़ा के उठ जाता है। दरअसल माइक के आंख लग गई थी। वो कुछ लम्हे के लिए सो गया था। वो आदमी उसके डेड है। वो दोबारा फिर से आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास लकड़ियां नहीं होती। तभी उसे करीब से एक जंगली भेड़िए की आवाज आती है। वो अपनी गन से फायर करता है उन्हें भगाने के लिए, लेकिन वहाँ अंधेरा बहुत होता है। फिर माइक अपनी टॉर्च जलाता है। वहीं वो देखता है वो माइक की डेड बॉडी वहाँ से खींच के ले जा रहे होते हैं। फिर माइक दूसरी तरफ टॉर्च की रोशनी से देखता है एक भेड़िया उसकी तरफ आ रहा होता है। वो उस पर फायर करता है और गोली उसे लग जाती है और वो भेड़िया एक माइन पर जाकर गिर जाता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है और वो सब यहाँ से भाग जाते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ सुबह हो चुकी है। फिर वहाँ वही आदमी आ जाता है और वो माइक से बोलता है तुम बहुत लकी हो। माइक बोलता है मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी है। फिर वो आदमी माइक का नाम पूछता है। माइक उसे अपना नाम बताता है। वो बोलता है तुम घर क्यों नहीं गए? माइक बोलता है मैंने तुम्हें बताया था मेरा पैर माइन के ऊपर है। वो माइक का मजाक उड़ाता है। वो बोलता है तुम्हें अपना पैर आगे बढ़ाना चाहिए। माइक बोलता है तुम्हें पता है यहाँ माइन कहाँ पर है? वो बोलता है मुझे नहीं पता। माइक उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है मुझे रेडियो उठाकर दे दो। फिर वो उसकी बात मान लेता है और उसे रेडियो उठाकर दे देता है। फिर माइक रेडियो पर कैंप पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसका कैंप पे कांटेक्ट नहीं हो पाता और वो आदमी वहाँ से जाने लगता है। फिर अचानक वो वापस आ जाता है और उसके करीब आकर उसे बोलता है माइक अपने घर जाओ, अपना कदम आगे बढ़ाओ। तभी उसे वहाँ टॉमी नजर आता है। दरअसल ये उसका हेलुसिनेशन होता है। फिर वो देखता है वो आदमी दूर जा चुका है और अब माइक को यहाँ 28 घंटे हो गए हैं और उसे अभी भी 24 घंटे और मदद का वेट करना होगा। और अब यहाँ उसके पैर की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। वो एक चाकू की मदद से अपने जूते को काटता है और अपने पैर को रिलैक्स करता है और बाकी का सामान भी अपने ऊपर से
उतार देता है और अब वो यहाँ बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है। वो देखता है टॉमी जिंदा हो गया है और वो बोल रहा है माइक अपने घर जाओ, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही है। और फिर रात हो जाती है। टॉमी मुसलसल उसे हेलुसिनेशन आ रहा होता है। वो उसको फोर्स कर रहा होता है अपने घर जाओ, तुम्हारे डैड तुम्हें फोन कर रहे हैं। माइक टॉमी से लड़ता है, तभी वहाँ वही जंगली भेड़िया आ जाते हैं और इस बार वो बहुत सारे होते हैं। वो माइक पर हमला करते हैं। माइक उन पर फायर करता है। फिर टॉमी उससे बोलता है अपने शूज में चाकू गाड़ लो, कहीं तुम्हारा पैर माइन से हट न जाए। वो ऐसा ही करता है। वो उसे मोटिवेट कर रहा होता है, लेकिन वो इतना थक चुका है वो इन तमाम भेड़ियों की गिरफ्त में आ जाता है और उसको हेलुसिनेशन हो रहा होता है और उसे उन जंगली भेड़ियों की जगह अपनी कॉलेज लाइफ के दुश्मन दिख रहे होते हैं। और अब सुबह हो जाती है और वो काफी सारे भेड़ियों को मार चुका होता है। फिर रेडियो पर मैसेज आता है। मेजर बोलता है तुम्हारे पास जो मदद आने वाली थी वो किसी वजह से 10 घंटे लेट है। और वो पूछता है क्या तुम ऐसा कर सकते हो? माइक बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर वो मेजर बोलता है तुम्हारी वाइफ तुमसे बात करना चाहती है। फिर वो अपनी वाइफ से बात करता है। वो उससे अपने पिछले किए गए बर्ताव की माफी मांगता है और उसे बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। यहाँ उसे फिर से हेलुसिनेशन होता है और उसे उसकी वाइफ सामने सोफे पर बैठी दिखती है। वो उसे हाथ बढ़ाकर उसे छूना चाहता है और वो उसकी तरफ गिरने ही वाला होता है। तभी वो आदमी आ जाता है जिसने उसे रेडियो दिया था। वो उसे थाम लेता है और उसे गिरने से रोक लेता है और उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और ज़ादी बोल रहा है तुम बहुत लकी हो जो दूसरी रात भी उन जंगली भेड़ियों से बच गए। वो बताता है बार मेरा भी पैर माइन पर आ गया था और मेरी टांग अलग हो गई थी। मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ एक गाना चल रहा था आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन मैं अपनी टांग की तकलीफ से चिल्ला रहा था। फिर एक डॉक्टर आई प्यारी सी स्माइल के साथ। फिर मेरा ध्यान उसी गाने पर गया जो बोल रहा था आगे बढ़ो आगे बढ़ो। मैं समझ गया आगे बढ़ना ही जिंदगी का मकसद है और मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ और कभी भी मेरा पैर दोबारा माइन पर आ सकता है, लेकिन मैं नहीं रुका और आगे बढ़ता रहता हूँ। मैं तुम्हें भी यही बोलूंगा आगे बढ़ो, अपना कदम उठाओ और आगे बढ़ो। और वो माइक को ये भी बताता है मैं यहाँ से माइन निकालता रहता हूँ और उन्हें बेच देता हूँ और उन माइन की जगह टीन का डब्बा जमीन में दबा देता हूँ ताकि आर्मी वाले मेटल डिटेक्टर से ढूंढे तो उन्हें लगे कि यहाँ पर माइन है। ये बताकर उसे वो वहाँ से चला जाता है और साथ ही ये कहता हुआ जाता है कदम आगे बढ़ाओ। अब उसके जाते ही माइक का हेलुसिनेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है। वो देखता है उसके चारों तरफ दीवारें निकल रही हैं और वो एक कमरा बन जाती है और सामने दरवाजा लगा होता है जो उसके घर का दरवाजा होता है। वो हेलुसिनेशन अपने बचपन को देख रहा होता है। वो बाहर अपने मॉम और डैड की आवाज सुन रहा होता है। वो दरवाजा खोलता है। वो देखता है जैसे उसके डैड की मॉम से शराब पीकर लड़ते थे। वो अपने डैड से डरता है क्योंकि उसके डैड उसकी मॉम पर बहुत जुल्म करते थे। वो उनसे नफरत करता है और उनसे लड़ने लगता है। फिर उसे अपनी वाइफ दिखती है और अब माइक पूरी तरह हेलुसिनेशन में। वो थक चुका है लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। उसको हेलुसिनेशन में हर एक इंसान नजर आता है जिनसे वो नफरत करता है, जिनसे जिंदगी में उसकी कभी लड़ाई हुई थी। फिर वो अपनी मॉम को देखता है हॉस्पिटल में जब वो अपनी लास्ट स्टेज पर होती है। फिर उसे टॉमी दिखता है जो उसे बोलता है मदद आ गई है। वो फौरन दूरबीन से देखता है एक आर्मी का दस्ता वहाँ से गुजर रहा होता है, लेकिन वो माइक को देख नहीं पाता। उसे फ्लेयर गन चलानी होगी ताकि वो उसे देख सके, लेकिन वो फ्लेयर गन उससे काफी दूर होती है। वो उठा नहीं पाता और वो कोशिश करता है, तभी उसे एक गोली आकर लगती है। वो अभी भी हेलुसिनेशन में है। उसे उसकी वाइफ दिख रही होती है, लेकिन उस पर कुछ आदमी रियल में गोली चला रहे होते हैं। दरअसल ये आसिफ सईद के लोग होते हैं जिनको मारने माइक यहाँ आया था। फिर वो हेलुसिनेशन के साथ ही बहुत समझदारी से उन सबको अपनी बड़ी गन से मार देता है। फिर वो देखता है अपनी मॉम को जो उसे हॉस्पिटल में दिखती है। वो माइक को गले लगाती है, उसे प्यार करती है। फिर वो अपने डैड को देखता है। वो उन्हें मारना चाहता है क्योंकि वो उनसे नफरत करता है। माइक समझता है ये अब आकर उसे उसके मुंह पर पंच मारेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो उसे गले लगा ले। वो साथ में अपनी वाइफ को भी देख रहा होता है, वो भी उसे गले लगाई हुई होती है। फिर उसका हेलुसिनेशन थोड़ा कम होता है। उसे वो फ्लेयर गन चलानी होगी वरना वो आर्मी का दस्ता वहाँ से चला जाएगा जो उसकी मदद के लिए आया है। वो सोचता है कैसे वो उस फ्लेयर गन को उठाएगा। वो ये भी सोचता है अगर ये आर्मी वाला दस्ता ही चला गया तो वो वैसे भी यहाँ मर जाएगा, क्यों ना मैं एक कदम बढ़ा लूं। फिर वो आगे अपना कदम बढ़ाता है और वो देखता है माइक नहीं फटा। माइक वहीं गिर जाता है और वो देखता है वो क्यों नहीं फटा। वो देखता है वहाँ पे एक टीन का डब्बा होता है और उसमें एक आर्मी टॉय निकलता है जैसा उस आदमी ने उसे बताया था कि हम माइक निकाल कर उसकी जगह टीन का डब्बा जमीन में दबा देते हैं। वो उस आर्म टॉय को देखता है और रोने लगता है। वो सोचता है मैं 62 घंटे से इस तकलीफ में जूझ रहा था और मैं मौत के खौफ से आगे नहीं बढ़ा। फिर वो फ्लेयर गन चला देता और वो आर्मी का दस्ता जो उसकी मदद के लिए वहाँ आया था वो उसे देख लेता है और वो उसको उठा लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है। वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा होता है। वहाँ उसकी वाइफ उसे लेने के लिए आई होती है और वो अपनी वाइफ के पास आता है और घुटनों के बल बैठ जाता है। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ इस मूवी का एंड होता है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।